सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको बताई जाती हैं। तुर्की का नया ड्रोन दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। जी हाँ, दुनिया चौंक गई है। आपको बता दूं कि पहले ही लोगों को लग रहा था, 1.5 साल पहले जब हम तुर्की की सारी बातें बता रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि हम तुर्की की तारीफ कर रहे हैं, तुर्की की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स पर जिसने भी शक किया, उसी के मुंह पर जूता अपने आप लगा। अब आप इसी बात से समझ लीजिए कि जब अपने चैनल पर हमने दुनिया को बताया कि लगातार तेज़ी से ड्रोन इंडस्ट्री में तरक्की कर रहा है, तो दुनिया ने नहीं सुना, हमारे देखने वालों ने इस बात को नहीं माना। लेकिन आज ही की तारीख में उसी तुर्किश ड्रोन ने रूस की नींद उड़ाई हुई है। यूक्रेन उस बख्तियार TB2 का इस्तेमाल कर रहा है। यही ड्रोन पाकिस्तान भी ले रहा है। इसी ड्रोन को ऑफर किया गया है भारत को। और आपको बता दूं कि इस ड्रोन ने पहली बार दुनिया में अपना नाम आर्मीनिया अज़रबैजान की जंग में बनाया। अज़रबैजान जो जंग जीता वो इसी बख्तियार TB2 की बदौलत से जीता। इसके अलावा आपको ये भी यहाँ पर बताता चलूँ कि अब एडवांस ड्रोन ऑर्डर किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि तुर्की के साथ डील करी है ब्रिटेन ने, गवर्नमेंट ने सरकारी तौर से, और 5 एडवांस खतरनाक ड्रोन तुर्की से ब्रिटेन लेगा। अब इन सबके बीच में रूस के ही नक्शे कदम पर आगे चलता हुआ तुर्की ने बड़ा काम कर दिया है। तुर्की ने एक नया ड्रोन दुनिया के सामने रखा है। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से इस ड्रोन को देख लीजिए। इस ड्रोन का नाम एकेंसी ड्रोन है, जो कि सफलतापूर्वक जिसका टेस्ट किया गया है। समुद्र में तैरते हुए टारगेट को 20,000 मीटर की ऊंचाई से, यानी लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई से बिल्कुल सटीक निशाने पर हिट किया इस ड्रोन ने। इस ड्रोन को आप अगर देख रहे हैं तो ये बिल्कुल फाइटर जेट के डिज़ाइन पर बना हुआ है। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसके अलावा ये खतरनाक वॉरहेड और जंगी साजो सामान ले जाने में सक्षम है। आपको बताऊं कि ये काफ़ी तेज़ी से वार करने वाला है और बड़े बम गिराने की ताकत रखता है। ज़्यादातर ड्रोन जो हैं वो बड़े बम नहीं गिरा सकते, लेकिन तुर्की का ये ड्रोन बड़े बम गिराने की औकात रखता है। अब आपको बता दूं कि एक्सपर्ट का कहना यह है कि तुर्की का ये जो ड्रोन है ये सबसे एडवांस है और इसके बाद तुर्की मार्केट में और ख़तरनाक तरीके से मजबूत होकर अपने पैर जमा लेगा और काफ़ी ज़्यादा तुर्की मजबूत हो जाएगा। अब आप एक और कामयाबी इसी से जुड़ी हुई समझ लीजिए तुर्की की, कि ताजिकिस्तान अब ऑर्डर कर चुका है, ये फैसला कर चुका है कि तुर्की से वो बख्तियार TB2 ड्रोन ले रहा है, जिसका इस्तेमाल वो किर्गिस्तान के खिलाफ करेगा। दोस्तों आपको बताऊं, याद होगा आपको कि अभी पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ जिसका निशाना चीन था। जी हाँ, चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ये जानकारी दी है कि ये जानबूझकर चीन को निशाना बनाया गया ताकि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते ख़राब हो सकें। बताया यह गया कि जिस महिला ने सुसाइड अटैक किया था उसके पति को, यानी हस्बैंड को, गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने नरमी के साथ बड़े ही प्यार से दुनिया को ये संबोधित करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर उसके खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये सारी दुनिया देख रही है कि भारत में ही मोदी सरकार के द्वारा मुसलमानों पर और अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म जारी है। नहीं, इसको कहते हैं अपने गरिबान में झांकना। जम्मू कश्मीर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से अब बयान आना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ साफ कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएं
उस पर पाकिस्तान को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हकीकत है। मैं अपने मुल्क जाऊंगा, मैं अपने एरिया में जाऊंगा तो उसमें पड़ोसी का मतलब क्या होता है बोलने का भाई साहब। तो ये तो चीज़ पाकिस्तान को समझनी चाहिए, जिस चीज़ से मैटर ख़राब हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के मुसलमानों का और कश्मीरी पंडितों का नाम इस्तेमाल करके जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है और करवाया जा रहा है, वो भाजपा का षड्यंत्र दुनिया को देखना चाहिए। एक तरफ भले ही पड़ोसी हमारे पर सवाल नहीं खड़े कर सकता कि आपका प्रधानमंत्री वहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई हम अपने देश में जा रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री अपने देश में जा रहा है। लेकिन ये बात जेन्युइन है कि जो हाल कश्मीरियों का कल तक था, आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। सभी परेशान हैं इस नफरत पर। मोदी की खामोशी पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। दोस्तों अब आपको बताऊं, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते ठीक हो रहे हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल, खासकर इजराइल के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और दस्त लगना शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते ठीक होने की वजह से, मतलब अब ठीक हो रहे हैं, तो इजराइल के एक्सपर्ट ने दावा किया है कि अगर इन दोनों के रिश्ते ठीक हो गए तो अब्राहम अकॉर्ड नाम का, जो इजराइल ने अरब देशों के साथ रिश्ते ठीक करने का जो एग्रीमेंट किया है, उस पर काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ईरान अगर सऊदी अरब के साथ मिल गया तो सऊदी अरब और ईरान मिलकर दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकेंगे और इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि वो और भी अरब देशों को इजराइल से दूर कर देंगे और क्षेत्र में अरब और ईरान का दबदबा होगा। और इजराइल के एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि सऊदी अरब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अब सऊदी अरब के क्षेत्र से और आसपास से अमेरिका निकल रहा है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं सऊदी अरब को लात मार दी है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब ईरान से हाथ मिला रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस ने दोनों ने एक साथ मिलकर तुर्की को धन्यवाद अदा किया है। जी हाँ, शुक्रिया कहा है। क्यों? कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि रूस ने अमेरिकी जो कैदी था उसको आज़ाद किया है और अमेरिका ने रूसी कैदी को मतलब एक्सचेंज किया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुर्की ने दोनों का मीडिएशन करवाया था और बातचीत करवाई थी। दोस्तों दुनिया में केजरीवाल के बाद इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो आए दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं। झापड़, लापड़, लात और घूंसे के बाद अब स्वागत है, खासकर अंडे के बाद भी स्वागत है इमैनुअल मैक्रोन का टमाटर से। जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन बन तो गए हैं फ्रांस के दूसरी बार प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी चाहत पब्लिक में जाने की हमेशा उन पर कुछ न कुछ मरवा देती है। इस बार टमाटर का शिकार हो गए हैं। टमाटर से हमला करने वाले को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, अभी तक ये जानकारी नहीं आई है। दोस्तों आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान कब कैसे कैसे रंग बदल लें किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कभी एर्दोगान के कदम समझ में आते हैं, कभी नहीं। अब एर्दोगान यानी तुर्की के फैन जो मतलब उनके अंधभक्त हैं, रजब तैयब एर्दोगान के इजराइल के साथ रिश्ते ठीक होने को भी जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया वाला हमारा काम है नहीं। जो सही है वो सही है। जहां पर रजब तैयब एर्दोगान अच्छा काम करते हैं हम बताते हैं, जहां पर तुर्की की तरफ से गलत कुछ होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब इसी बात देख लीजिए कि रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से खुद कंफर्म किया है अपनी ही ज़बान से कि आने वाले कुछ वक्त में वो सऊदी अरब जाने वाले हैं। क्राउन प्रिंस समेत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से, अरबियों से मिलेंगे और इसके बाद तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक करेंगे। इसमें अगर आपको ये लग रहा हो कि सऊदी अरब तुर्की के आगे झुका है तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको बता दूं कि जमाल खाशोगी जो ये शख्स हैं, पत्रकार हैं सऊदी अरब के, जिनको तुर्की के अंदर
क्राउन प्रिंस बिन सलमान के जरिए मरवा दिया गया था। जी हाँ, इनके मामले पर केस कहाँ चल रहा था? तुर्की के अंदर। इसी वजह से तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते खराब हो रहे थे। तुर्की ने दर्जनों इल्ज़ाम लगाए थे और खुलासा किया था कि बिन सलमान ने ही मरवाया है। अब जब तुर्की की लीरा काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, यानी तुर्की की करेंसी कमज़ोर पड़ गई और कई देशों ने एक साथ होकर पाबंदियां लगाना शुरू करी, अमेरिका ने भी S-400 को लेकर नाराज़गी जताई और तुर्की पर पाबंदी लगाई। एक साथ कई जगह से जब तुर्की कमज़ोर पड़ा तो आनन फानन तुर्की ने इजराइल से भी हाथ मिला लिया, अमेरिका से ही बातचीत शुरू कर दी और अब सऊदी अरब से अपने रिश्ते ठीक करने के लिए, सऊदी की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए जमाल खाशोगी का जो केस चल रहा था वो तुर्की से निकाल दिया और ट्रांसफ़र करके कह दिया कि सऊदी अरब में ही होगा ये केस। जिसके बाद खुद जो वकील हैं, जो जज हैं तुर्की के, उन्होंने ये बयान दिया था कि अब जमाल खाशोगी को इंसाफ मिलना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि केस सऊदी अरब के प्रिंस पर चल रहा था। अब प्रिंस के ही घर में जाके ये केस चल रहा है तो क्या खाक मिलेगा भैया उनको इंसाफ? तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि रजब तैयब एर्दोगान अपने ही देश को मजबूत करने के लिए और अपने देश के लोगों के फ़ायदे के लिए और अपनी सरकार के फ़ायदे के लिए क्या क्या कर रही हैं। यही काम अगर ईरान करता तो नीचे कमेंट में सब ईरान को काफिर लिख के गाली गलौज करना शुरू करते। इसीलिए कहता हूँ, हक को हक बोले, जो नाहक को नाहक बोले, वही सच्चा मुसलमान होता है। जिसका ईमान मूसल जैसा मजबूत हो ना भाई साहब, वो मुसलमान होता है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरी दुनिया में गैस और तेल को लेकर किल्लत चल रही है। अल्जीरिया मुस्लिम कंट्री है और स्पेन रूस के खिलाफ है। अब रूस से गैस न लेकर कर अल्जीरिया से गैस ले रहा है स्पेन। तो उधर से अल्जीरिया ने स्पेन को धमकी दी है कि अगर हमसे जो ये गैस ले रहे हो ससुरे, अगर ये गैस कहीं और ट्रांसफ़र करी या किसी और देश को दी तो हम तुमको गैस देना बंद कर देंगे। दोस्तों, यूक्रेन जैसा कब्रिस्तान साउथ कोरिया को बाइडेन प्रशासन और खुद अमेरिका करवा के ही मानेगा। अब आप खुद हैरत करेंगे कि साउथ कोरिया और उसके बाद जापान पहुंचने वाले हैं अगले महीने जो बाइडेन, और इसके बाद क्या होगा अब आप समझ सकते हैं। यूक्रेन से बड़ा और यूक्रेन से खतरनाक हालत बना देगा चीन, क्योंकि चीन इस वक्त बहुत ज़्यादा फुका बैठा है और अमेरिका उस वक्त ताइवान की मदद नहीं करेगा, सिर्फ मदद के नाम पे हथियार देगा। लो बेटा लड़ो और अपने आप को बर्बाद करो। दोस्तों, एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है कि सीरिया के आतंकवादियों पर यानी ISIS को निशाना बनाते हुए रूस के जंगी जहाज़ों ने एयर स्ट्राइक किया है, जिससे आतंकवादियों को यानी ISIS यानी दाइश के आतंकियों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि जहां अमेरिका होता है वहां पर फसाद होता है। सीरिया में ये जो जंग चल रही है, जहां पर सारी दुनिया की सेना मौजूद है, वहां पर जंग को बढ़ावा देने वाला कौन है? अब समझिए, अमेरिका 3,500 से ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को और सीरिया में तैनात करने वाला है, जिसकी वजह से ईरान और दूसरे यानी लीबिया हो या अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं उनमें एक बार फिर से तनाव पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ खबर आ रही है ईरान के ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट, BBC का रिपोर्ट लगा रहा हूं आपके सामने। वैसे तो ये रिपोर्ट जेन्युइन है और आपको बता दूं कि 2021 तक ईरान ने अब तक सबसे ज़्यादा, इस पिछले 1-1.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा कैदियों को फांसी की सज़ा दे डाली है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब से कंपेयर किया गया है ईरान को। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सऊदी अरब अंधाधुंध लोगों को फांसी दे देता है, उसी तरह से 2021 में ईरान ने भी सैकड़ों लोगों को फांसी दी है। दोस्तों, इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये हैं पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। इनका मजाक उड़ाते हुए कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के राहुल गांधी हैं। खैर आपको बता दूं कि इन्होंने सीट संभालने के बाद सबसे पहले जो है ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बातचीत भी कर ली है और लगातार कई देशों के साथ ये जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मलेशिया मुस्लिम कंट्री है और हमेशा फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता आया है। आपको बता दूं कि ईरान ने मलेशिया का शुक्रिया अदा किया कि वो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहा है और ईरान से मलेशिया ने वादा किया है कि इसी तरह से वो आवाज़ उठाता रहेगा। 3 दिन पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि हौथीज़ ने ऑफ़र किया है सऊदी अरब को
कि हम आपके कैदियों को ईद पर छोड़ेंगे और आप हमारे कैदियों को ईद पर छोड़ दीजिएगा, जिस पर सऊदी अरब ने बेहतरीन कदम उठाते हुए इस बात को मान लिया है और कहा है कि 163 हौथीस कैदियों को ईद पर हम रिहा कर देंगे। बहरहाल दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।